राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इरफान और आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान इरफान। एक अदाकार जो बदल रहा है अदाकारी का चलन। देखो सुनो, लड़की जो है आदमी से प्यार करती है और आदमी में अगर वीरता नहीं है तो आदमी आदमी नहीं है। लड़की के सामने उन लौंडों ने तुमको मारा और तुमने कुछ नहीं किया तो लड़की समझेगी कि लड़का प्यार तो करता है, सुरक्षा नहीं दे सकता। जिसके लिए फिल्में महज रोजगार का जरिया नहीं है, हर किरदार में वो एक नई जान फूंक देता है। हमारे माने तेरे का बिगाड़ो जो तुम्हारे बंदूक के बढ़ते मारो है। हमारी बूढ़ी माँ को तो बंदूक के बढ़ते मारो। इरफान एक्टिंग की दुनिया में एक अनोखा नाम। अपने गांव गया था, माँ की गोद में सर रख के लेटा था, वहां आई थी नींद, बहुत गहरी नींद आई थी। हम सोता रहा घंटों। इरफान जिन्होंने अपनी जिद और लगन से अदाकारी में वो मुकाम हासिल किया है जहां उन जैसा फिलहाल दूसरा कोई नहीं है। इरफान साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमको बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन मेरा जो है जयपुर में गुजरा ज़्यादातर, और छुट्टियों में हम लोग, हमारा जो मदर फादर की जगह है टोंक, वहाँ जाया करते थे, तो वो भी एक तरह से बचपन मेरा वहाँ भी गुजरा है। तो टोंक का कुछ माहौल, वहाँ का पेस, वहाँ का जैसे वक्त रुक गया है, ठहरा हुआ है, ऐसा एहसास बचपन में आपको हुआ है। और ये जो टोंक का ज़माना है, तभी आपके अंदर कुछ एक्टिंग जैसी चीज़ करनी है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त तो सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे। बस ये है कि वहाँ एक बच्चों में ये ज़रूर था कि कहानियाँ अपना जो है नाटक करने की कोशिश करते थे। कहीं पीछे सब लोग दोपहर में सो रहे हैं, कहीं पीछे कोई कमरा है जो खाली है और ठंडा है, वहाँ जाके कुछ बदमाशियाँ भी कर रहे हैं अपनी, और कहानियाँ भी बना रहे हैं। और कोई दाढ़ी बना लेता था अपने ऐसे आ करके कि मैं दाढ़ी वाला हूँ। तो वो एक छोटा सा एक फैसिनेशन, कहानियों का एक फैसिनेशन हमेशा से बचपन से रहा है। फिर आप कहानियाँ ढूंढते थे, रेडियो पे ढूंढ रहे हैं आप रात को। जयपुर अजमेर रेडियो स्टेशन से एक 9:30 बजे एक ड्रामा आया करता था आधे घंटे का, तो उसका हम वेट करते थे कब आएगा वो। और उसके बाद कभी रात को 11 साढ़े 11 बजे कहीं BBC वगैरह कहीं लग गया और वहाँ की कुछ स्टोरीज अगर आप ड्रामा लग गया तो मतलब बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक जाते थे हम लोग रेडियो से। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे या एक्सप्लोर करेंगे। रेडियो से अलग और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए कल्चरल इंस्पिरेशन का कोई सोर्स बनती हैं? फिल्में हमारे यहाँ देखने की इजाज़त नहीं थी। हमारे चचा जब आया करते थे साल में एक आध बार, तो वो ये होता था कि अब चचा आए हैं तो ये हमें सिनेमा लेके जाएंगे। उनका ये होता था कि वो कुछ पैसे दे के जाते थे हमें, और हमें सबको, पूरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, फिल्म देखने जाया करता था। टोंक में जो हमारी खाला का घर था, उसका वहाँ तो लंबे बड़े बड़े घर होते हैं, अहाते लंबे लंबे, उनका अहाता और सिनेमा हॉल का अहाता एक था, मतलब दीवार एक थी कि इस दीवार से दरवाज़ा खोल के जाओगे तो आप सिनेमा हॉल में चले जाओगे। जो चेक करने वाली होती थी टिकट, वो भी एक औरत थी। तो वो हमारे खाला कह देते थे कि अभी उनको बोल दो, वो आ रहे हैं बच्चे, बिठा दो ज़रा इनको। तो अब कहाँ से फिल्म शुरू हुई है, क्या है, हमें कहीं बीच में जाके बिठा दिया जाता था। फिर वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि आपने सोचा कि मुझे भी फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए या एक्टिंग करनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली वो टीनेजर का दौर था जब सिनेमा से ही ये ललक हुई कि यार मैं भी ये करना चाहूँगा। उसमें कुछ एक्टर्स का हाथ है, उसमें नसीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। नसीर साहब ने जो किया उसमें ऐसा लगा कि यार ये दुनिया एक्सप्लोर की जा सकती है बहुत, और इसमें मैं अपने आप को झोंक सकता हूँ। ये उम्र का कौन सा पड़ाव था जब? आई थिंक मैं 16 साल का रहा हूँ, 14 या 16 साल का शायद। मिठुन चक्रवर्ती की मृग्या रिलीज़ हुई थी उस वक्त, और उस किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी सूरत मिलती है, तो
मुझे एक तरह का जो है एश्योरेंस मिल गया कि अच्छा मैं मतलब गा सकता हूँ। तो मैंने उसके बाद जो है उनकी तरह बाल बनाने की भी कोशिश शुरू कर दी। अब कभी कभी ऐसा होता था कि पैसे आपके पास आ जाते थे, तो उस ज़माने में हेयर ड्रायर कहीं कहीं किसी उनके बार्बर के पास होता था, सबके पास नहीं होता था। तो वो एक स्पेशल चीज़ होती थी कि आपने अपने बाल जाके सीधे करवा लिए। और वो एक दिन तो रहता था वो हेयर ड्रायर का असर, दूसरे दिन वो ख़त्म होने लगता था। तो वो हमारे बिल्कुल सख्त बाल थे, मेरे घुंघरालू बाल थे। उस सख्त बालों को आप सीधे तो करवा लिए, अब वो ऐसे हो गए, अब थोड़े दिन बाद वो अजीब सी शक्ल में हो जाएगा। उसमें मेरे कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। फिर मेरा ख्याल है कि आप NSD आ गए। NSD आ गए। NSD आने की कहानी अगर सरसरी तौर पर देखें तो क्या है? यूसुफ खुर्रम जयपुर के हैं, लईक हैं कोई जयपुर के जो थिएटर कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो तुमने कल फिल्म देखी थी जुनून, और उसमें जो राजेश विवेक है वो जो है वो तो बहुत कमाल का एक्टर है, वो तो इन सबसे बड़ा एक्टर है, वो तो करता नहीं है रोल। और वो जो उसने बाबा का रोल किया था, वो बाबा का रोल उसने ऐसा किया था, मुझे लगा यार ये इसने किया है कि ये ऐसा ही आदमी है। मतलब मिथ की तरह, एक जादू की तरह मुझको पेश की गई वो स्टोरी कि एक ऐसी जगह है जहाँ ये सिखाया जा सकता है, और ये वो जगह है NSD। वो है NSD। ये जब मुझे पता चला तो मैं फिर मुझे और कुछ फिर नहीं दिखा मुझे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर एक्टर इरफान के साथ। कि मुझे ध्यान रखना पड़े कि कितना पैसा खर्चा हो रहा है और कितना कहाँ से कैसे बचाया जाए, और फिर चैनल की इनसिक्योरिटी के कब अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। एंग्जाइटी मुझसे जो है, मैं एंग्जाइटी से बहुत दूर भागता हूँ, मुझे एंग्जाइटी से मेरी जद्दोजहद है बहुत पुरानी। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, मशहूर एक्टर इरफान। इरफान साहब, हमको बताइए कि मुंबई पहुंचने के बाद लंबा अरसा अपनी तरह की फ़िल्में तलाश करने का गुजरा, तो ये क्या कुछ इस तरह का था कि आप कर रहे थे और थक रहे थे, हार रहे थे? मुझे दिशा जो दे रही थी चीज़, वो सिर्फ ये थी कि मैं अपने आप को स्क्रीन पे एंजॉय करना चाह रहा था। और वो एक ट्रेनिंग का एक दौर था। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद भी जो आप कैमरे के सामने अपने आप को इजी करने की कोशिश करते रहे, तो उसने मुझे जो है बहुत ज़्यादा भटकने नहीं दिया। मैं इसी में उलझा रहा कि मैं कब ऐसा काम करूँगा कि मुझे अपने आप को देख के अच्छा लगेगा। और मेरा जो है पर्सनल टेम्परामेंट भी उसमें कहीं ना कहीं उसका हाथ है कि मैं बात करके लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकता। मैंने शुरू में कोशिश की, क्योंकि छटपटाहट थी बहुत के सिनेमा में मिले काम, तो मैंने मिलने की कोशिश की। और जिस तरह से एक तरीक़ा है मिलने का कि फ़ोटोग्राफ्स वगैरह वो जो लेके जाते हैं, वो सब करने की कोशिश की। और करने के बाद एहसास हुआ कि जो मैंने अभी एक्ट किया है, जो मैं अभी मिलने गया था, उसका कहीं ना कहीं आप सेंस भी कर पाते हैं ना कि उसका असर क्या हो रहा है सामने वाले पे। वो मुझे लग रहा था कि ये असर जो है उल्टा हो रहा है। एक्चुअली मैं किसी को मुतासिर करने आया हूँ, उसने शायद इस मीटिंग के बाद अब वो कभी मुझसे मेरे साथ काम नहीं करेगा। हार का कभी सेंस उस तरह से नहीं होता था। आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्कर करने के लिए हमेशा रहा है कि ये बात ये कर लूँ, उसके बाद ये कर लूँ, उसके बाद ये कर लूँ। तो वैसा कभी मौका नहीं आया कि बैठ के आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि बोरियत का ज़रूर हुआ कि वह बहुत बोरियत हुई। आपको लगा कि यार ये एक्टिंग जो मैं कर रहा हूँ इतने वक्त से, अब ये दिल लग नहीं रहा है इसमें। तो ऐसा एहसास ज़रूर हुआ कि छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं। वो क्या करेंगे उतना वहाँ तक नौबत नहीं आई, लेकिन ऐसा एहसास ज़रूर हुआ कि यार बस नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। फिर कब से मज़ा आना शुरू हुआ? फिर एक्चुअली उसी दौरान स्टार बेस्ट सेलर्स करके एक प्रोग्राम, एक स्लॉट शुरू हुआ, वहाँ से फिर मेरा शुरू हुआ। एंड उसके बाद किस्मत से जो है एक के बाद एक मुझे चीज़ें मिलती भी गई। उसी के बाद जो है वॉरियर मिल गई मुझे। वॉरियर ने सडनली जो है मेरा दिशा ही बदल दी। कतीबा, मैं भी चलूं? हमेशा यही कहते हो।
तुम अपनी तलवार इस तरह से खोते रहोगे, तुमको योद्धा कैसे बना सकते हैं? तो वो तो एकदम से उसने तो बदल दिया मुझे एकदम। मैं उसके लिए बना नहीं था, वो जो काम शुरू हो रहा था मैं एंजॉय नहीं कर रहा था उस एक्सपीरियंस को, कि मुझे ध्यान रखना पड़े कि कितना पैसा खर्चा हो रहा है और कितना कहाँ से कैसे बचाया जाए, और फिर चैनल की इनसिक्योरिटी के कब अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। एंग्जाइटी मुझसे जो है, मैं एंग्जाइटी से बहुत दूर भागता हूँ, मुझे एंग्जाइटी से मेरी जद्दोजहद है बहुत पुरानी। एंड देन तिग्मांशु के साथ जो काम शुरू हुआ उसने काफ़ी चेंज किया, पर उसके बाद फिर वापस से ढर्रा बनने लगता है आपका, फिर उस तरह के रोल मिलने लगते हैं। हासिल में तो सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स आपके सामने आ जा रहे हैं। हासिल को मैं नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं डालता, वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि आपको भर के जाता है पूरा। उस तरह किरदार फिर मिलने में टाइम लग गया है। तुम लोग हमें गौरी शंकर के ताप से बचा रहे हो? वो साला औरत है, औरत, वो चिन्हार है सरकार की। अरे गौरी शंकर, अरे सामने साला रात को चुपके से छुप के गया, गोली चला दी। गाय, बकरी, औरत, बच्चा जो कुछ गाय खाता है। शांत हो जाओ रणविजय, शांत हो जाओ, हम तुमसे बड़े हैं भैया। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो, बोल दो जितना मजा लेना है ले ले। मतलब शायद इस तरह का होता होगा कि जो डायरेक्टर्स आपको जानते हैं वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको असाइन करते हैं, जबकि दूसरे लोग नेगेटिव या टाइप्ड एक कंफर्टेबल चॉइस की तरह आपको लेते हैं। हाँ, क्योंकि आपका नाम है, आपको लोग एज एन एक्टर जो है पहचानते हैं, आपको उनको लगता है कि हाँ इस पूरी फिल्म के अंदर इसकी जगह है, बट इसकी जगह ये है। तो ये जो है हमारा पूरा पैकेज जो है अच्छा बन जाता है अगर ये भी आता है। लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलता नहीं है। एक बहुत ही ट्रेंड और सोचने समझने वाला एक्टर जब फिल्मों की इस नॉर्मल रट की दुनिया में दौड़ में शामिल होता है तो ऐसे तमाम एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको कई बार कोने में हंसने को मजबूर करते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें आपने अलग अलग वजहों से काम कर लिया था और करने के बाद पता चला कि ये जो है गलत स्टेप था आपका। और वो एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपको करना है तो उससे गुजरना होगा आपको। हर जॉब जो है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप सिर्फ अपना सिक्योरिटी पूरी करना चाहते हैं या ये जो है जो आप काम कर रहे हैं इस काम में आपका अपना पर्सनल कनेक्शन है इससे कि नहीं। तो वो कंस्ट्रेंट और वो उस तरह का डिवाइड आई थिंक हर काम में है। मैं कहानियों को ढूंढता रहता हूँ और काश ऐसा हो कहानियाँ मुझे ढूंढे तो मेरा कहानी मेरा रिलीजन है। जब तक मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ और मैं कहानी की तलाश तो मेरी जारी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत से कहानी सुनाने वाले हैं क्योंकि मैं तो सुना नहीं सकता, मैं तो उसमें पार्ट हूँ, एक उस मशीनरी का पूरा एक पुर्जा हूँ। मुझे डिपेंड करना पड़ेगा कहानी सुनाने वाले पे जो डायरेक्टर है और मेरा उस हमेशा कहानी सुनाने वाले से एक स्पेशल रिश्ता होता है जब मैं उस कहानी से जुड़ा हुआ होता हूँ। तो मेरा एक्चुअली अंदर से एक लव अफेयर होता है उस आदमी के साथ क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहाँ कि मुझे उस दुनिया में घुसने का जो है वो इंस्पायर कर रहा है मुझे। अबे रिक्शा चला रहा, टैक्सी चला रहा, सीधा तो बैठ जा। मैं चला रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तुझे तो पता है ना तशरीफ में क्या हुआ। अबे राजकुमार संतोषी जी आए हुए, रामायण बना रहे, मैंने कहा रावण का ऑडिशन दे दूं। ऐसा रावण करूंगा कि मुगैम्बो, गब्बर, धूमटू का ऋतिक सब भूल जाएंगे। ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ और ऐसा ग्राफ खिंचे बैंक बैलेंस ऐसा बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा, मानो या ना मानो। है जी मैडम। कहाँ है तू? ओ मैडम मैं राजपुरा रोड पे हूँ। अरे वाह, तू मेरे यहाँ पे आ जाना। कामनी को जनपद रोड वाले घर पे पहुँचाना है। तेरे सिवा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है जी। कामिनी कुमार, अरे कॉम्बिनेशन अच्छा है भाई। बल्लू बल्लू भाई उसको पीछे बैठने को बोलना, हाँ? मेरा ये वाला मुंह उसको टच करेगा। फिल्म में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसको करने से आप बहुत कतराते हैं और भागते हैं? जो तो ना एंटरटेन कर रही है और ना किसी लेवल पे नहीं है। कुछ फिल्में होती हैं जो
सतही होती हैं लेकिन एंटरटेन करती हैं। या कोई आदमी जो है ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मैं सोसाइटी के बारे में बहुत कंसर्न हूँ और मैं सिनेमा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मुझे मैं ऐसे लोगों पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज वो एक मुद्दे का सहारा लेके अपने आप को एज ए फिल्म मेकर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मुद्दे से उनका कोई लेना देना नहीं है। और फिल्म जो है, मुद्दे जो हैं फिल्म के अंदर किस तरह से स्मगल किए जाने चाहिए, इसके लिए आपको फिल्म क्राफ्ट समझना पड़ता है। ये कोशिश मेरी 10 साल से है, तिग्मांशु की भी है ये कोशिश कि हम जो है सिनेमा एंटरटेनमेंट को जो है दोबारा से देखें, रीडिफाइन करें। जरा सामने तो आओ, चलिए छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। लेकिन अगर इस सवाल में कुछ उलझने का मौका मिले तो शायद ये है कि फ़िल्म अगर मुनाफा आपको ना दे, यानी कि उसका जो लोकप्रिय अपील है उसकी पहली शर्त है, तब इस तरह से उसे एक कॉन्फर्मिस्ट रोल प्ले करना पड़ेगा। सोसाइटी में इस तरह केटर करना पड़ेगा सिनेमा को कि लोग देखें, खुश हो जाएं और फिर अगले दिन अपने काम धंधों में लग जाएं। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो पैसा और दूसरा पैशन। ये 2 चीज़ों का टकराव इसमें हमेशा बना रहेगा और हमेशा अपनी तरफ सिनेमा खींचता रहेगा, कुछ एरिया में पैसे की तरफ, कुछ एरिया में पैशन की तरफ। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट होता है, इसीलिए ऐसे डायरेक्टर्स आते हैं जिनकी सिनेमा क्लासिक हो जाता है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर एक्टर इरफान के साथ। तेरी अखियाँ दो नाली, तेरी बत्तियाँ दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। उसके बाद मैं गा नहीं पाऊंगा ठीक से, फिर गाऊंगा कभी। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, मशहूर एक्टर इरफान। अभी अपने बातों बातों में कहानियाँ बुनने की बात करते हुए तिग्मांशु का जिक्र किया, जिनके साथ आपका लंबा एसोसिएशन हासिल से शुरू होकर अभी पान सिंह तोमर तक चल रहा है। पान सिंह तोमर चूँकि अभी बहुत टॉक ऑफ द टाउन फिल्म है, कुछ जानना चाहेंगे इस फिल्म के सिलसिले। ये कहानी जो है मुझे सुनानी थी और किरदार पे जितना रिसर्च किया था वो उसने जो है दिल को जिस तरह से गुदगुदाया था या जैसे मेरे दिल को पकड़ा था वो बड़ा मज़ेदार था और उसको जीने का मेरा मन करता था कि मैं ये करूँगा। पान सिंह की दुनिया वैसी है, अम्यूज़ करता है, मासूम है, अजीब सी बहादुरी है। वो बहादुरी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती थी उसकी, और कहीं ना कहीं मुझे अपने फादर की भी झलक दिखती थी उसके अंदर। और उसमें एक वो राइटिंग में और ये तिग्मांशु के अंदर की भी दुनिया है जो राइटिंग में निकल के आई। एक पाकीज़गी थी उसकी कहानी में, तो वो उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। एक मासूम आदमी का, एक तरह से मासूम कंपैरेटिवली, जो कि देश के लिए दौड़ रहा है, खेल रहा है, और स्पोर्ट्स की अपनी एक प्योरिटी होती है, उसकी अपनी सादगी होती है, उसका अपना एक बहुत पैशन होता है स्पोर्ट्स का। उस तरह का आदमी जिसके साथ बेईमानी हो गई, जिसकी की ज़मीन है छोटी मोटी और उससे छीन ली गई, और जो किसान है, किसान से ज़मीन छीन ली जाए तो कहाँ जाए, क्या करेगा, और सिस्टम उसकी टेक केयर नहीं कर सका, तो वो सिस्टम को उस संदर्भ में जो है सिस्टम को बोलता है। वो आज के संदर्भ में बात नहीं है, बट यही कहानी का पावर है कि लोग कैसे किस बात को कहाँ रिलेट करते हैं और वो बात ज़िंदा हो जाती है। ये फिल्म मेरे लिए बहुत अहम फिल्म है। कुछ मोमेंट्स फिल्म के जो आपको पर्सनली बहुत लगते हैं कि आप उसे पैशनेटली दोबारा देखना चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर मोमेंट्स? मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, मतलब मैं देख चुका हूँ 3-4 बार, 5 बार। बहुत सारे मोमेंट्स हैं फिल्म की। कुछ मोमेंट्स हैं जो हमने शूट किए थे जो रहे नहीं फिल्म के अंदर, वो बाकी तो सब लोगों ने देखे हैं। जो नहीं किए उनकी कुछ एक आध
बड़े मज़ेदार मोमेंट्स हैं जो एक स्टेज और थी इस फिल्म के अंदर जिसमें जो जहाँ से मेरी एज शुरू होती है उससे पहले की एज, लेट्स से 17-18 साल का जब वो था, और मैंने तिशु को, तिग्मांशु को कहा, मैंने कहा यार ये वाला स्टेज मैं नहीं प्ले करूँगा तिशु। उसने कहा क्यों यार, क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं लग सकता ये, मैं 16 साल का नहीं लग सकता, और मैं नहीं बन सकता 16 साल का, अपीयरेंस में नहीं कर सकता, मैं एक्ट कर लूँगा लेकिन सिनेमा है यार, हम लेट्स फाइंड समबडी। और हम ढूंढने लगे, तिशु बात समझ में आई कि यार हाँ बात सही है। तो उस 3-4 सीन थे उसके उस दौर के, तो ढूंढने लगे, कोई मिला नहीं। कोई एक लड़का मिला जिसकी के फीचर्स थोड़े मेरे जैसे मिलते जुलते थे, गोरा था, एंड देन उसको जो है हम पेंट करके ब्लैक करने की कोशिश कर रहे हैं, टैन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जद्दोजहद में चला गया, एंड देन 2 दिन बाद शूटिंग थी। फिर देन सडनली जिस दिन शूटिंग थी उसके 1 दिन पहले कुछ नए रिक्रूट्स को बुलाया गया, एंड सडनली 15-20 लोग ऐसे चल के आ रहे थे, और मैं और दिग्वांशु बैठे हुए थे, और मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा अरे देखो वो आ रहा पानसी। और देयर वाज दिस गाय, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल मेरे जैसे, मेरे से ज़्यादा खूबसूरत, मेरे से ज़्यादा मासूम, और मेरे जैसा, बट उसके बाल थोड़े जो है कटे हुए थे, आमी उसमें। और मैंने कहा यार ये आ गया फांसी। एंड देन उसके कुछ सीन थे, बड़े मज़ेदार सीन थे कि वो घर से जाता है मिर्ची ख़रीदने के लिए, और वहाँ मिर्ची की दुकान पे जो है पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं कि आर्मी में आओ, आर्मी में भर्ती हो। और वो पैम्फलेट देखता है और डिसाइड कर लेता है कि मैं आर्मी में जाऊँगा। तो वहाँ ट्रैक्टर जो है जिसमें जा रहा था वो रुड़की तक, ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है, तो वो पूछता है उससे, ड्राइवर से, वो कितना टाइम लगेगा? बोला टाइम लगेगा। तो रुड़की कितना दूर है? बोला 20 किलोमीटर। वहाँ से भागना शुरू कर देता। अच्छा। तो ट्रैक्टर ड्राइवर बोलता भी है कि अरे देख लो इसको, ये रास्ते में पड़ा हुआ मिलेगा अभी। तो वो बड़े अम्यूजिंग और एंडियरिंग उसके कुछ सीन्स थे। ये तो वो सीन्स थे जो काट दिए गए, लेकिन जो हैं उनके बारे में जिक्र की। मुझे बहुत सारे सीन पसंद है उसमें। एक आउटबर्स्ट एक्चुअली मेरा था, काफ़ी मैंने उस पर मेरा ध्यान था उसके ऊपर, और मुझे लग रहा था कि ये फिल्म का न्यूक्लियस है, और ये जो है मुझे कहीं ना कहीं ऑडियंस के जहन में ये सवाल छोड़ना है कि बात भाई की ज़मीन मारने की नहीं है, बात कुछ और है बड़ी, और मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं चाह रहा था कहीं ना कहीं कि ऑडियंस के लिए ये सवाल बन जाए। जा बात को जवाब को देगो, जा बात को जवाब को देगो। जो जवाब दे के चला जा दादा, जवाब दे। कुछ सीन हैं जो आर्मी में मिलने जाता है, जब इसको थोड़ा एहसास हो जाता है कि ये जो है मेरी ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव है, और इस आई थिंक इतनी क्लैरिटी से नहीं होता, बस एक हुड़क होती है कि मिल लूँ मैं पुराने लोगों से, जो मेरे पुराने कनेक्शन है, एक बार देखा हूँ ज़रा कोच से ज़रा मिला हूँ, बीवी से मिल लेता हूँ, चलो बस 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 उतरे रहो फिर हम रेडी हैं। बालों को लगे तो अच्छा है। अरे कहीं नहीं पापा, तो ये बच्चे से मिलने जाता है, और वहाँ अपने पास आने नहीं देता बच्चे को, कि लोगों को लगेगा कि ये उसका बच्चा है, तो पास ना आने देना ना, और दूर खड़े खड़े बात करना, और फिर उसका पलट के जाना, आर्मी की ऑफिस ड्रेस में उसका बच्चा दूर चला जा रहा है और वो देख रहा है। उसमें एक कुछ है उसके अंदर, मतलब वो प्राउड है, वो खुशी के कुछ आंसू हैं उसके अंदर, कुछ ना करते हुए भी वो सीन ऐसा है कि उसमें माही के साथ भी ऐसा ही सीन था, जब वो कोच के वहाँ से काजू लेके आ जाता है, बादाम काजू ले आता है बच्चे को देने के लिए। जो माही को जब वो छोड़ के जा रहा है, उसकी आंख से एक आंसू टपकता है, वो कह रही है सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। एंड देन पान सिंह बोलता है कि तुम्हारा जो ज्योतिष पंडित है साला ऐसे ही बकवास है, वो सरेंडर बोलता रहता है, उस सरेंडर का उसका मतलब कुछ कछु और होगा, सरेंडर तो सबको ही करना है वैसे ये एक ना एक दिन। सरेंडर है जाओगे ना? अरे तुम्हारे पंडित का सरेंडर का मतलब कछु और होगा, अब एक ना एक दिन तो सभी को होना है सरेंडर। एक गाना था जिसकी कई चैनल्स में मैंने बोला भी है,
उस गाने के वर्डिंग्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, हालांकि उसको बिल्कुल आइटम सॉन्ग बनाया नहीं इन्होंने। गाने के वर्डिंग्स ऐसे हैं कि तेरी अखियाँ दो नाली, तेरी बत्तियाँ दो नाली, लगे राइफल सा झटका तोहार तौबा, तू है असला विदेशी यार तौबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको आप गा के सुना सकते हैं। नहीं एक बार ट्राई करिए। एक बार ट्राई कीजिए। तेरी अखियाँ दो नाली, तेरी बत्तियाँ दो नाली, लगे राइफल सा झटका तोहार तौबा। अखियाँ दो नाली, तेरी बत्तियाँ दो नाली, लगे राइफल सा झटका तोहार तौबा, तू तो असला, तू तो असला, तू तो असला विदेशी है यार तौबा। जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है जिसमें बच्चे भी हैं, बीवी भी है, ये सब कुछ करते हुए आप उनके लिए कितना वक्त दे पाते हैं? मतलब पूरी कोशिश रहती है कि वहाँ बच्चों को बड़ा होते हुए देखा जाए, और जब भी ऐसा लंबा शेड्यूल होता है तो उसमें रोना तो आता है बहुत, और बच्चों का बड़े होते हुए देखना, मिस होना सबसे बड़ा खलता है। हाँ, लेकिन ये हर जॉब के अपने अपने वो हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जहाँ भी शूट कर रहा हूँ, और स्कूल का, जैसे अब तक तो स्कूल का उतना प्रेशर नहीं था, लेकिन अब क्रिएट होता जा रहा है, तो अब उनको बुलाना भी मुश्किल होता है। अब तक तो बुला लिया करता था मैं जहाँ भी जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ये 2 महीने का शेड्यूल करके आया हूँ और मैं उनको नहीं बुला पाया। हाँ, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। मैं कहीं भी गया हूँ 1.5-2 महीने के लिए, तो कोई ना कोई विंडो मैंने ढूंढ ली है, चाहे मैं अमेरिका में हूँ, चाहे मैं साउथ अफ्रीका में हूँ, कि उनको 10-15 दिन के लिए बुला लूँ। और सो लेट्स सी आगे कैसे क्या शेप अप होता है। अभी आपका क्या ताज़ा प्रोजेक्ट चल रहा है? एक जस्ट फिल्म मैंने कंप्लीट की है, उसका नाम किस्सा है। यूरोपियन फिल्म है, वो कोलैबोरेशन है जर्मनी का, फ्रांस का, डेनमार्क का एंड इंडिया का। एंड मज़ेदार फिल्म है, यूरोपियन मार्केट के लिए है। अब कुछ फिल्में, अभी तिग्बांशु के साथ एक फिल्म है जो मैं शुरू करूँगा, कुछ आने वाली हैं जो फिल्में मैंने की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अगली फिल्म के लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। जनाब, बहुत 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 शुक्रिया। ये थे मशहूर एक्टर इरफान खान। गुफ्तगू में कुछ कहना चाहते हो आप, हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर।